हेलो एवरीवन। आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ये अलजेब्रा के अंदर का एक चैप्टर है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। अरिथमेटिक वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब का यूज़ होगा। और प्रोग्रेशन जो टर्म है इसको समझने के लिए पहले हमें सीक्वेंस को समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो सीक्वेंस है उसका मतलब होता है कि जैसे कुछ नंबर है, जैसे एक नंबर है A1, A2, A3 डॉट 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 सो ऑन, n नंबर से मान लेते हैं। और ये n नंबर जो है ये स्पेशल ऑर्डर में अरेंज्ड है, मतलब कि प्रत्येक दो नंबर के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है ये उसका मल्टीपल हो सकता है इसमें कुछ ऐड करने के बाद ये आ रहा हो, सेम चीज ऐड करने के बाद ये आ रहा हो। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स जो कि किसी डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं अंडर सम पार्टिकुलर रूल। ठीक है, इसी को हमें सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस से एक मिलता जुलता एक और टर्म है जिसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। सीक्वेंस और सीरीज में बेसिकली डिफरेंस इतना सा है कि सीक्वेंस में बस हम लोग कॉमा की सहायता से इसको अरेंज कर देते हैं, लेकिन सीरीज में क्या करते हैं, सीक्वेंस के एलिमेंट्स में हम लोग बीच में प्लस का साइन यूज करते हैं, यानी समेशन के फॉर्म में ले लेते हैं, सम्स के फॉर्म में इसको ले लेते हैं। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट अ सीक्वेंस इज अ अरेंजमेंट ऑफ finite numbers or it may be infinite. Sequence can be finite, it can be infinite. So it is basically a arrangement, an array of finite numbers having a particular relation between each preceding numbers with the previous one. And in series, the elements of the sequences are just put up as in the form of summation. This is the only difference between sequence and series. So हमको प्रोग्रेशन जो पढ़ना है वो बेसिकली एक प्रकार का सीक्वेंस ही होता है। प्रोग्रेशन इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस। अब कोई सीक्वेंस को प्रोग्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रोग्रेशन वर्ड जो है इसमें एक ये जो वर्ड है ये बना है प्रोग्रेस वर्ड से, और प्रोग्रेस का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, फर्दर प्रोपेगेशन। इसलिए तो जैसे कि हम कोई नंबर लिखते हैं 2, फिर हम नंबर लिखते हैं 4, फिर हम नंबर लिखते हैं 8, फिर हम नंबर लिखते हैं 16। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये 2 के पावर 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, 4 2 के पावर 2 के टर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, 8 2 के पावर 3 हो सकता है, 16 2 के पावर 4 हो सकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम लोग फर्दर टर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ये घट भी सकती है। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो किसी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन होने के लिए उसको आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग को जो इस टॉपिक में पढ़ना हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसा सीक्वेंस है, अब हम एपी का डेफिनेशन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस पर आ रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन कहता है कि अ सीक्वेंस in which every preceding term has some increment with the previous one and this increment is same in every pair. For example, जैसे 2 है और फिर अगला नंबर है 4, तो 2 से 4 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, यानी +2 करने पर ये 4 आ जाता है। तो 4 के बाद अगर फिर से +2 करते हैं तो ये 6 आ जाता है, और फिर +2 करते हैं तो ये 8 आ जाता है। तो इस तरह से इन दिस वे अगर हम प्रोपेगेट करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 2 4 6 8 ये एक सीक्वेंस है। बट यहाँ पर ये सीक्वेंस जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, यानी कि ये जो प्रोग्रेशन है हमारा यहाँ पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर जो फर्दर नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, वो अपने प्रीवियस वाले से एक निश्चित अमाउंट, एक डेफिनिट जो डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है, फाइनाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में, फिर इस दोनों के बीच में, फिर इस दोनों के बीच में, फर्दर भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहेगा। अगर ये डिफरेंस वल्नरेबल हो गया, मतलब यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का है, फिर 4 का डिफरेंस आ गया, फिर 2 का है, फिर 2 का है, तब भी ये एपी नहीं होगा। तो एपी में ये मैंडेटरी है दैट एवरी 2 consecutive terms must have a constant difference.
ओके, तो ये तो एपी का एक बेसिक डेफिनेशन था और एक इसका एक बेसिक नोशन था जिसमें हम लोग देखे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि यदि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया हुआ है तो हम उसका टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, उसका तीसरा टर्म कैसे निकाल सकते हैं, उसका चौथा टर्म कैसे निकाल सकते हैं, 500 टर्म अगर बोलेगा 501वां टर्म वो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको समझने के लिए हम लोग इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इंडक्शन क्या होता है उसको पहले समझते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर इंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट टर्म है ए, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसमें हमने चूंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, और एपी का मतलब होता है कि सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो अगर ये ए है तो इसका नेक्स्ट टर्म मान लेते हैं ये ए प्लस डी होगा। एंड व्हाट इज डी? डी इज द डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस, जो कि इस एपी के पूरे टर्म्स में हम जहां तक ये एपी जाएगा वहां तक ये डी डिफरेंस होगा किसी भी दो टर्म के बीच में। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो चूंकि इसमें प्लस डी किए तो ये वाला टर्म आ गया, फिर इसमें प्लस डी करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा थर्ड टर्म, तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d। इसी तरह से करते करते ए प्लस 3d हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस सबके बीच कितना कितना का है, डी का है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर होता है, और कॉमन इसलिए क्योंकि ये सारे टर्म्स के बीच ये डिफरेंस कॉमन है, सेम सेम है, डी 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 इसलिए। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर अब इंडक्शन अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि यदि कोई स्टेटमेंट पहले टर्म के लिए सही है, यदि कोई स्टेटमेंट दूसरे टर्म के लिए सही है, और मान लेते हैं कि वो स्टेटमेंट के नंबर ऑफ टर्म्स के लिए भी सही होगा, तो हमें ये साबित करना होगा कि वो k+1 के लिए भी सही है। और यदि वो प्रूफ हो गया कि वो k+1th टर्म्स के लिए भी सही है, इसका मतलब यह स्टेटमेंट जो है मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो जाता है, वो फिर सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सही होता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को अगर हम रिप्रेजेंट करने का तरीका रखते हैं t1, t1 इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका है t1, तो t1 पहला टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारा a है। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें t2, तो वो हमारा हो जाएगा a प्लस डी। उसी तरह से थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस, देख पा रहे हैं जैसा कि ये थर्ड टर्म है a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो इसी तरह से nth टर्म क्या होगा, इसको हमें निकालना है कि ये क्या होगा। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म को तो हम एज इट इज a लिख सकते हैं, बट सेकेंड टर्म में a प्लस है ये दूसरा टर्म, बट यहाँ पर एक बार d प्लस हुआ है, यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 टाइम्स d। ये इसको रूल आउट कर रहा है। ओके, अब देखिए a प्लस ये थर्ड टर्म है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ d ऐड हुआ है, इसका मतलब 3 में फिर से एक घट गया है। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें अगर 0d है, यहाँ पर 0 टाइम्स d, तो इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 0 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 टाइम्स d। तो इस तरह से जब हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो उसमें तीसरा टर्म था तो 3 माइनस 1 इंटू डी, दूसरा टर्म था तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म का क्या हो जाएगा, nth टर्म का हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा जो nth टर्म है उसको फाइंड करने का एक जनरल फॉर्मूला निकल गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, जो कि स्टार्टिंग में भी हम लोग लिख दिए। तो हमारा जो अब यहाँ पर मेन फॉर्मूला आ गया nth टर्म का, tn का, वो आ गया a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। दिस a इज द फर्स्ट टर्म, दिस d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n इज द nth टर्म। जो सा भी टर्म हमको लेना है n उसकी जगह वो लिख देंगे। जैसे कि हम चेक करते हैं कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, वो सीक्वेंस दिया है 3 6 9 12 15 डॉट 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 सो ऑन, और हमको चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो एपी चेक करने के लिए दो तरीका है, या तो हम 1 बाय 1 सारे का डिफरेंस निकाल लेंगे, 6 माइनस 3 3 हो रहा है, फिर 6 माइनस 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 हो रहा है, 12 में 9 माइनस करेंगे तो 3 हो रहा है, 15 में 12 माइनस करेंगे तो 3 हो रहा है। आइदर या तो हम ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज हम एक इसका जनरल फॉर्मूला निकालेंगे इससे, और देखेंगे क्या इस एपी के जनरल फॉर्मूले को ये सीक्वेंस सेटिस्फाई कर रहा है। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम निकालें तो tn इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला a की जगह कितना वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस n है तो यहाँ पर n माइनस 1 टाइम्स
और डी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, जो सेकंड टर्म है उससे फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, कहीं पर भी जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है। तो 6 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 प्लस 3 टाइम्स n माइनस 3। ये 3 और माइनस 3 कट गया, यानी nth टर्म जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 टाइम्स n से। अब हम चेक करते हैं कि ये जो AP का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं इस प्रोग्रेशन के लिए, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हमने पहले ही क्या किया, AP का फॉर्मूला ले लिया कि nth टर्म जो है वो 3n है। अब हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू रख के चेक करते जाएंगे। n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो यहाँ पर देखिए T1 कितना निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो n का वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, 3 इंटू n के जगह पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6। T3 थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9। और हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, जबकि यही हमारा यहाँ पर था। मतलब इस चीज को चेक करने के लिए कि ये AP है या नहीं, हम दो तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका जो होता है, जो फॉर्मल तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, जो कि हम लोग 1 बाय 1 करते हैं, दो टर्म का डिफरेंस देखेंगे कि ये AP है। मगर अगर बहुत सारा लंबा चौड़ा टर्म दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में ये करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम पहले ही मान लेते हैं कि ये AP है, और AP मानने के बाद अगर वो AP है तो वो इस जनरल टर्म वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। फिर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस AP के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये तो जनरल किसी भी AP का फॉर्मूला है ना, बट इस सवाल के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ, Tn बराबर 3n। अब हम देखते हैं कि क्या nth टर्म इस फॉर्मूला को गवर्न कर रहा है, क्या इसको फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए हम T1 T2 T3 निकाल के इस फॉर्मूले से चेक किए और हमने पाया कि हाँ ये सारा टर्म तो वहां पर भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है अभी क्लास 10th के लिए अगर हम देखें तो, बट फर्दर इसमें थोड़ा कम्प्लेक्सिटी आ जाता है हायर क्लासेस में। तो हमें इस दोनों वर्ड को सेपरेटली यूज करना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा जो AP का एक बेसिक था फर्स्ट फार्मूला nth टर्म का, वो हो गया। ये nth टर्म का फार्मूला है, nth टर्म का ये फार्मूला है। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। इसमें हमको दो चीज करना है फाइंड। पहला तो हमें nth टर्म निकालना है जो कि उस फॉर्मूला से निकलेगा जो भी हमने वहां पर किया है प्रूफ, और दूसरा हमको इसका 12th टर्म निकालना है। और आपको जो AP दिया हुआ है वो AP दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है कि AP है, तो इसमें हमको AP प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। 14 9 4 -1 -6 so on। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे हम लोग करेंगे। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टर्म चेक करेंगे। तो इस AP का फर्स्ट टर्म है 14, तो A इक्वल टू 14 लिख देंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाले टर्म में पहला वाला टर्म घटा देंगे, तो 9 - 14 हो गया -5। ओके, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया। अब पहले क्वेश्चन के लिए हमको nth टर्म निकालना है, यानी Tn निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। तो A का वैल्यू है 14 प्लस n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ चूंकि nth टर्म निकालना है तो n को n ही रहने देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर D कर देंगे, फिर 14 D नहीं, D की जगह वैल्यू पुट करेंगे -5। तो 14 -5 प्लस हो जाएगा -5। यहाँ पर इस -5 को यहाँ लिख देते हैं, -5 × n हो जाएगा -5n, -5 × -1 ये हो जाएगा +5। 14 + 5 19, 19 - 5n। तो ये nth टर्म का एक फॉर्मूला आ गया, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड है कि 12th टर्म क्या हो। तो 12th टर्म निकालने के लिए हम वापस से इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, हमारा ये जो फॉर्मूला निकला इसी में n की जगह हम लोग 12 पुट कर देंगे।
T12 के लिए n की जगह केवल 12 रख देंगे, तो 19 माइनस 5 इंटू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 और 12 5 जो हो जाएगा 60, तो 19 माइनस 60 यदि हम लोग करेंगे तो 40 और यहाँ पर हो जाएगा 41। ओके, माइनस में होगा क्योंकि माइनस 60 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि 12th टर्म जो है हमारा वो है माइनस 41। क्लियर है? इसी तरह से एक दो क्वेश्चन इस पर हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है इसमें कि 25th टर्म, एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें एपी जो दिया है वो थोड़ा फ्रैक्शन में है। एपी है -5, ये सेकंड क्वेश्चन है, -5/2, then it is 0, then 5/2 and so on। तो इस क्वेश्चन में हमको T25 निकालना है, यानी 25वां टर्म निकालना है, 25th टर्म। तो देखिए फॉर्मूला फिर से वही हो जाएगा, a प्लस n के जगह क्या है 25, तो n-1 होता है, तो 25 - 1 इंटू डी कर देंगे। a के जगह पर -5 है, -5 पुट कर देंगे, प्लस 25 - 1 24 होता है, इंटू डी। अब डी क्या होगा, तो डी में हम जानते हैं कि बाद वाले टर्म में पहला वाला टर्म घटाना है, तो जरूरी नहीं है कि सेकंड टर्म में ही फर्स्ट टर्म घटाएंगे, हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म घटा सकते हैं। जैसे यहाँ इजी लग रहा है, 5/2 - 0 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। क्लियर? अब 2 से 24 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये 12 आता है, तो -5 प्लस 12 5 मल्टीप्लाई करके 60, तो ये हो जाएगा 55। यानी कि हमारा जो 25th टर्म था वो आया 55। तो इस तरह से हम किसी भी एपी का आप nth टर्म निकाल सकते हैं। इस मॉड्यूल के लिए इतना ही। नेक्स्ट मॉड्यूल जो एपी का होगा उसमें हम लोग सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला कैसे आता है वो देखेंगे और उस पर कुछ सम्स करेंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। थैंक यू।